कि द्युति पाहान को छोड़ करके किसी चेहरे ने रिपीट नहीं किया उसके बाद। तो आप इस बार उस रिवाज को बदलने जा रहे हैं या रिवाज का सम्मान करने जा रहे हैं? आप यकीन नहीं करिएगा, रामकुमार पाहान जी का जो 63 kV का ट्रांसफार्मर जो है ना, उसको 100 kV या 200 kV मैंने करवाया है। अब कभी अगर उनको कराना चाहिए था, लेकिन उसको मैंने कराया। एक चीज़ बताइए कि आपने हेमंत बिस्व शर्मा का नाम लिया, एक झारखंड में कैश कांड हुआ था और उस दरमियान आपका नाम भी हेमंत बिस्व शर्मा के साथ जोड़ा गया था। खुद रामकुमार पाहान जी ने यहाँ बैठकर आप कहा कि उन पर तो करप्शन के दाग हैं। उस मामले में सच्चाई क्या था? तो रामकुमार पाहान जी से मैं एक चीज सवाल करना चाहता हूँ कि मेरा किसके साथ तार जुड़ा हुआ है, रामकुमार पाहान जी बता दें। कि मैया सम्मान योजना के लिए जैसे ही हेमंत सरकार की ओर से कैबिनेट में 2500 रुपया पास किया गया हर महीने और दावा किया गया कि ये दिसंबर में मिल जाएगा, उसके पहले नवंबर में चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी गई। क्या ऐसा कुछ खेल हुआ है क्या? हमारा एक प्रसिद्ध गूंगा नाला, गूंगा नाला जो बहुत ऊंचाई पे है, और उस गूंगा नाला को 112 करोड़ रुपया का 112 करोड़ रुपया देवेंद्र जी कम नहीं होते हैं। जी 112 करोड़ का पुल मैंने सेंक्शन करवाया उस गूंगा नाला के लिए। इन लोग पहले बोलते थे कि 2100 रुपया हम देंगे हमारी सरकार बनेगी, तो ये लोग बोला, सार्वजनिक मंचों पे बोला गया। लेकिन जब हमने 2500 किया प्रत्येक बहनों के लिए और बेटियों के लिए, जब हमने 2500 रुपया किया, तब बाबूलाल मरांडी जी कहते हैं कि सरकार पैसा कहाँ से लाएगी। तो आप कहाँ से लाते भैया, ये बता दीजिए मुझे। लेकिन अगर 10% ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उन लोगों ने लगाया व्यक्तिगत कहीं का ट्रांसफार्मर। तो लोग बिजली विभाग नहीं जाते हैं, लोग विधायक आवास को खोजते हैं कि भैया हमारा ट्रांसफार्मर जल गया है। बात को समझिए। तो इससे आपको मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ कि लोगों के साथ अगर जुड़ाव नहीं रहता तो लोग मेरे पास क्यों आते। दूसरा चीज़ है कि आपने ना उसमें बैंक पासबुक आपने मांगा था, वहाँ पे बैंक अकाउंट मांगा था, ना ही आपने वहाँ आधार कार्ड मांगा था। इतना तो आप भी समझते होंगे राजेश कच्छप जी कि कोई भी व्यक्ति या कोई पार्टी किसी से ना तो बैंक अकाउंट मांग सकती है ना आधार कार्ड मांग सकती है। कोई भी योजनाएं होती है, चाहे भारत सरकार को या राज्य सरकार को, पूर्व विधायक हैं, अरे कुछ तो आप सोच समझ करके बोला करिए। कोई भी योजना में, भारत सरकार की भी योजना में, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी चिन्ह है कमल का फूल रहेगा उसमें? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपके पास में कंप्यूटर है, आपके पास में मोबाइल है, सर्च करिए ये अमुक रास्ता है, किन्होंने बनवाया है, आपको सारा चीज़ दिखेगा। इस मेरा मेंटेलिटी जो है कि सामाजिक पृष्ठभूमि का है। मेरे पास मेरे घर में ऐसे कोई दिन नहीं होगा, ऐसे अभी आचार संहिता है के बावजूद लोगों का भीड़ रहता है, ऐसे कोई दिन नहीं रहता है कि 200-400 लोग नहीं आते। क्यों आते हैं? और सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र का नहीं, पूरे रांची जिला के लोग आते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड। सियासतनामा के इस नए अंक में आज हमारे साथ हैं खिजरी के मौजूदा विधायक राजेश कच्छप जी। राजेश कच्छप जी से आज हम खिजरी की जो समस्या है, विकास की जो समस्या है, शिक्षा की जो समस्या है, के साथ ही जो 5 वर्षों में राजेश कच्छप जी का कामकाज रहा और उस समस्याओं के समाधान में क्या चुनौतियां रही, तो और राजेश कच्छप जी की क्या उपलब्धियां रही, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले के राजेश कच्छप जी के पास जाएं, खिजरी विधानसभा की एक तस्वीर हम आपके सामने रखना चाहते हैं ताकि इस बातचीत को समझने में, इस संवाद को समझने में आपको सहूलियत हो। खासकर खिजरी विधानसभा के बाहर के जो दर्शक हैं वह खिजरी का जो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है, सियासी पृष्ठभूमि है, उसको बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो खिजरी को यदि हम विकास के पैमाने पर देखने की कोशिश करें, विकास के ढांचे को देखने की कोशिश करें, तो खिजरी विधानसभा 3 हिस्से में विभक्त नजर आता है। खिजरी विधानसभा का एक हिस्सा नामकुम और
का एक नामकुम और हटिया के उस पार का जो शहरी इलाका है उसका एचईसी का उसका उस एरिया को कवर करता है। यह एरिया विशुद्ध शहरी एरिया है जहाँ काफ़ी संपन्नता है, समृद्धि है और उसकी अपनी चुनौतियाँ भी हैं। लेकिन इसका एक दूसरा सिरा जो है खिजरी विधानसभा का, वह ओरमांझी जैसे अर्ध शहरी इलाके को कवर करता है। उसकी अपनी चुनौतियां हैं, उसकी अपनी पॉलिटिकल डिमांड है, उसका अपना पॉलिटिकल एस्पायरेशन है। क्योंकि अर्ध शहरी है तो वो शहर और रूरल के बीच की जो चुनौतियां हैं उसके समक्ष हैं। लेकिन खिजरी विधानसभा का एक तीसरा जो सिरा है वो बुंडू और तमाड़ जैसे इलाके को भी कवर करता है। वह विशुद्ध रूप से ग्रामीण एरिया है और उसकी अपनी चुनौतियां हैं। विकास के पैमाने पर बुंडू और तमाड़ से सटा हुआ जो इलाका है आज भी बुनियादी ज़रूरतों से जूझ रहा है। तो कहने का कुल अभिप्राय यह है कि खिजरी विधानसभा में जीत उसी के हिस्से हाथ लगती है जो शहरी मतदाताओं के साथ ही ग्रामीण मतदाताओं को साध ले। जहाँ तक खिजरी का राजनीतिक इतिहास की बात रही तो 1967 के बाद अब तक करीबन 7 बार कांग्रेस को सफलता मिली है और 4 बार भाजपा को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खिजरी विधानसभा में दूती पाहन, भाजपा के दूती पाहन जो 1990 और 1995 में विधायक रहे, उसके सिवा कोई भी चेहरा रिपीट नहीं हुआ। किसी भी चेहरे को न तो चेहरा रिपीट हुआ और न ही कोई पॉलिटिकल पार्टी रिपीट हुआ। तो मैं यह सवाल क्यों कर रहा हूं, चलिए सीधे राजेश कच्छप जी के पास, तो यह समझ में आने लगेगी कि मैं यह क्यों कह रहा हूं कि कोई भी चेहरा रिपीट नहीं होता, तो इसकी क्या चुनौतियां हैं। राजेश कच्छप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वक्त दिया, शुक्रिया इसके लिए। धन्यवाद देवेंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को मैं जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। और निश्चित तौर से आपने खिजरी विधानसभा को 3 भागों में बांटने का काम किया। मैं इसको 4 भाग में बांटता हूँ। 4 भाग में बांटता हूँ कि जहाँ पे जो शहर है, शहर के इलाके में जो हमारे नगर निगम के क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में तुपुदाना, धुरवा, लुआडी सामलोंग, मौलाना आज़ाद कॉलोनी, ये सब क्षेत्र जो हो जाते हैं ये शहरी पार्ट में हो जाते हैं। और नामकुम का कुछ पार्ट इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको टाटसिलवे का 1-2 पंचायत और शहरी जोन में आता है। बाकी फिर है अर्ध शहरी में, जिसको मैं RRDA से कवर करता हूँ। अर्ध शहरी है, अर्ध शहरी में बहुत सारे हैं जो रिंग रोड के अंदर जितने गांव हैं वो तकरीबन अब अर्ध शहरी में गिनती आते हैं। उसके बाद में है ग्रामीण, जो आप जिक्र कर रहे थे, ओरमांझी, अनगढ़ा, नामकुम के कुछ पार्ट, ये हो गए ग्रामीण। और एक पार्ट है जो जंगल के बीचों बीच में लोग निवास कर रहे हैं। उसमें से जो हमारे खास करके बॉर्डर इलाके हैं, जैसे आपके टुंडाहुली के इलाका, यहाँ पे चंद्रा, मायापुर, सदमा का इलाका जो है, वैसे आप घूमते चले जाइए तो मतलब कहने का मतलब है खिजरी विधानसभा 5 NH को कवर करता है। रांची घुसने के लिए 6 NH होते हैं, 5 कवर करता है। उसमें से एक है आपको हजारीबाग रोड, एक है आपको पुरलिया रोड, एक है आपको जमशेदपुर रोड, एक है आपको खूंटी रोड और एक है आपको गुमला रोड। तो ये जो क्षेत्र हैं खिजरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। और छठा जो है जो लोहरदगा का जो इलाका है वो जो हमारे विधानसभा में नहीं पड़ता है। ये है, चुनौतियाँ बहुत है, मानसिकताएँ अलग अलग हैं, क्योंकि हर भौगोलिक पृष्ठभूमि के अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। तो यहाँ पे ऐसे कोई इस देश का ऐसे कोई राज्य नहीं है जिस राज्य के लोग मेरे विधानसभा खिजरी में वास नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग अगर यहाँ रह रहे हैं और हरियाणा के लोग अगर यहाँ रह रहे हैं, यूपी के लोग रह रहे हैं, यूपी के बिहार के लोग रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग रह रहे हैं, उड़ीसा के लोग रह रहे हैं, तो तमाम स्टेट का अपना अपना कैरेक्टर होता है, अपना अपना नेचर होता है। जी। तो मैं उन तमाम नेचर के साथ जीने का प्रयास करता हूँ, उन तमाम कैरेक्टर में मैं मिलने का प्रयास करता हूँ। साउथ का कभी कभी जो होता है कि उन लोगों का एक बड़ा त्यौहार होता है आयप्पा, तो मैं उसमें भी शामिल होता हूँ, तो कहने का मतलब क्या है
कि यहाँ पे तमाम देश का आपको पूरा देश आपको मिल जाएगा। देश के एक एक सोच मिलेगी, एक एक कल्चर आपको देखने को खिजरी विधानसभा में मिलेगा। तो ये बड़ी चुनौती होती है। बाकी जगहों पे अगर झारखंड प्रदेश में आप देखेंगे तो एक मानसिकता है। अगर हम दक्षिणी छोटा नागपुर में ही अगर मैं बात करूं, खिजरी, हटिया और कांके को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो तकरीबन सभी जगह एक मानसिकता, एक मेंटलिटी के लोग हैं। लेकिन ये जो 4 विधानसभा जो होता है, रांची, हटिया, कांके और खिजरी, इसमें जो है विभिन्न प्रदेशों के लोग यहाँ पे वास करते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चर, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ के डेवलपमेंट के मायने कई मायने होते हैं। अच्छा, जैसा मैंने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा कि द्वितीय पहान को छोड़ करके किसी चेहरे ने रिपीट नहीं किया उसके बाद, तो आप इस बार उस रिवाज को बदलने जा रहे हैं या रिवाज का सम्मान करने जा रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना देवेंद्र जी, मैंने कहा कि इस क्षेत्र में कई एक मेंटेलिटी के लोग रहते हैं। 2 साल कोरोना काल रहा, हम आप तमाम लोग जानते हैं। राजेश कच्छप कभी सोया नहीं। फर्स्ट बार की विधायकी थी, संसाधन आपका नहीं था, लोगों को खिलाना था, लोगों को दवाई कराना था, लोगों को बेड में हॉस्पिटल कराना था, रेमडेसिविर का जो चला था वो जुगाड़ कराना था, ये खाने जो बाहर के जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको लाना था। ये मेरा राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा सीख है कि मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और मैंने एक दिन भी नहीं सोया, एक दिन भी नहीं। मैं खुद भी रात में 2 बजे 2:30 बजे नहाता था। और एक, चूंकि वहाँ पे कोई दवाई समझ में नहीं आता, तो जो औषधि हैं, मैं, आप यकीन नहीं करिएगा, मेरी वाइफ और मेरी माँ मुझे उस सिंदवार पत्ता को डबका करके रोज़ मुझे नहला करके मतलब उसके बाद में, चूँकि मुझे भी डर था कि कहीं, चूँकि ये तो वायरल होने वाली बीमारी थी, तो चूँकि परिवार से मोह, परिवार का डर सब हर इंसान को होता है। अपने बाल बच्चों से हर परिवार को, हर लोगों को प्यार होता है, तो मुझे भी था। तो मैं सिंदवार का पत्ता से पूरा कई दिनों तक नहाया। उसके बाद में आपको यकीन आप करेंगे, जितना जो है यहाँ पे, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे मेरे कपड़े हो, मैं 2 दिन तक भिंगा के रखता था, फिर तीसरा दिन उसको पहनता था, खुद धोता था। मेरे घर वाले भी परेशान थे कि पूरा लोग रुका हुआ है और आप, तो मैं एक ही कहता था कि मैं आपका भी परिवार हूँ और खिजरी विधानसभा रूपी जितने लोगों ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है, मैं उनका भी, मुझे चलाने के लिए, इस घर को चलाने के लिए मैं, मेरे परिवार वे भी हैं। जी जी जी। तो वो चैलेंज को स्वीकार कर लेना ये बड़ी चुनौती थी। इससे राजनीति समझ में आता है कि लोग क्या चाहते हैं। दूसरी चीज़ आपने कहा कि रिपीट करना नहीं करना। चुनाव हार जीत जो है वो जनता तय करती है। 2 साल कोरोना काल मैंने सेवा दिया। जी जी जी। बाकी बचे अगर देखेंगे तो अब 2.5 साल ही अगर देखें कार्यकाल, जो 2.5 साल है डेवलपमेंट में सिर्फ रोड, नाली, कंक्रीट का जाल मैंने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप कंक्रीट में भी अगर रोड, नाली, पुल, पुलिया की भी बात करेंगे तो 2.5 साल बनिस्पत 5 साल का अगर तुलना अगर करिएगा तो मैं 19 नहीं होऊंगा, मैं 25 होऊंगा। राजकुमार जी से मेरी बात हो रही थी, रामकुमार पाहन जी से। उनका दावा है कि आरोप है कि राजेश कश्यप जी 5 साल जनता से दूर रहे, और यहाँ तक कि उनके द्वारा जिस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था कॉलेज चलाने के लिए, उसको भी आगे नहीं बढ़ा सके। और बड़ा दावा उन्होंने यह भी किया कि राजेश कश्यप जी का जो सड़क है, जिस सड़क से वो गुजरते हैं, उसका निर्माण भी मैंने ही करवाया। एक चीज़ बता दूं कि अगर आप कोटा से अगर कर रहे होंगे तब तो वो कोटा तो सबको मिलता है, वो हर विधायक को मिलता है। और रही बात जिस वो महिला महाविद्यालय की बात करें, महिला कॉलेज की बात कर रहे हैं, वो एनओसी मिला ही नहीं उनका। अच्छा। इसीलिए नहीं मिला कि वो सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए किया गया, वो बिल्डर को सपोर्ट करने के लिए, बिल्डर को लाभ देने के लिए किया गया। इसीलिए मैं इस बात को करा। वहाँ से हाई टेंशन का तार गुजरा हुआ है, तो हाई टेंशन का तार जब यूनिवर्सिटी हम बिल्डिंग बना लेते हैं तो हैंडओवर लेता है वो विभाग लेता है। जी। जो आज भी यहाँ के जो वीसी हैं रांची, कई एक बार मैंने भी रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने एक ही कोज लगाया कि आप जिस दिन ये जो 11,000 का जो तार है, सॉरी 33,000 का जो तार है,
उस तार को हटवा दीजिएगा। तो 33,000 का तार को हटाना ये बहुत आसान ये का, क्योंकि इसका जो कनेक्शन जो होता है बहुत लंबा, ये पूरा शहर डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप उस तार को हटवाइएगा। तो ये तो वहाँ वो बनाने लायक जगह नहीं था वो। अगर चूँकि बच्चे पढ़ रहे हैं तो जो झंझनाहट के नीचे में बच्चों को कैसे परमिशन मिलेगा, तो एनओसी ही नहीं मिल पाया। तो वो इल्ज़ाम लगाते हैं, हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर भाई उनका जो रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर विकास के कार्यों से अगर वो बोलते हैं, आप यकीन नहीं करिएगा, रामकुमार पाहन जी का जो 63 kV का ट्रांसफार्मर जो है ना, उसको 100 kV या 200 kV मैंने करवाया है। अब कभी अगर उनको कराना चाहिए था, लेकिन उसको मैंने कराया। अभी हाल के दिनों में बहुत मज़ेदार घटना होती है, क्योंकि एक कल्याण विभाग का योजना से मैंने सरना घेराबंदी का कार्य को वहाँ पे कराया था, जो उनका अपना प्रॉपर गांव है। खींच करके पता नहीं वो तोड़ा, शाम में लगाया, सुबह 7 बजे तक देख रहा हूँ कि वो टूटा हुआ है। अंतोगत्वा पूरे गांव के लोग जमा हुए। मैंने 2 ही लाइन बोला, मैं प्रतिनिधि को भेजा और मैंने 2 ही लाइन बोला कि आप लोग अगर कैंसिल कराना चाहते हैं तो, चूंकि आप ही लोग आवेदन दिए हैं ग्राम सभा करके, तभी मैं उसको सैंक्शन करवाया हूं। अब आप ही लोग बताओ इसको करना है या नहीं करना है। गांव के साथ में संघर्ष हुआ, और लोगों ने ये कहा कि आपको भी हम लोग 5 साल मौका दिए थे, आप नहीं किए। जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, हम लोग मुंडा समुदाय के लोग हैं, ज़्यादातर वहाँ में मुंडा कम्युनिटी के लोग हैं। अगर विधायक जी को हम लोग आग्रह किए और हमको हमारा आग्रह को विधायक जी स्वीकार करके अगर यहाँ पे घेराबंदी का कार्य दे रहे हैं, तो इसको अब क्यों बनने नहीं देना चाह रहे हैं। देखिए मसला ये है कि तो दूर अगर हम रहते जनता से, हो सकता है पूर्व विधायक जी हमको ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन उनका जो घर का जो सिलापट है उसको जरूर देखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इन 5 वर्षों की 5 बड़ी उपलब्धियां यदि हम जानना चाहें तो क्या हो सकती है? देखिए, बड़ी उपलब्धियों में मैं अपने आप, एक तो कोरोना काल का सेवा जो आपने कहा वो तो है, अपनी जगह है जी। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं देखिए देवेंद्र जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। राजनीतिक पृष्ठभूमि एक अलग होती है, सामाजिक पृष्ठभूमि अलग होती है। लेकिन मेरा मेंटेलिटी जो है कि सामाजिक पृष्ठभूमि का है। मेरे पास मेरे घर में ऐसे कोई दिन नहीं होगा, ऐसे अभी आचार संहिता है के बावजूद लोगों का भीड़ रहता है, ऐसे कोई दिन नहीं रहता है कि 200-400 लोग नहीं आते। क्यों आते हैं? और सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र का नहीं, पूरे रांची जिला के लोग आते हैं। रांची जिला के लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। ये चूँकि मैं सामाजिक मेंटर, जो ग्राम प्रधान से मैंने, देखिए संजेवियस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, राजनीति का कांग्रेस का कार्यकर्ता के रूप में। उसके बाद ग्राम प्रधान लोगों ने आग्रह किया तो मैं ग्राम प्रधान भी बना। तो जो आदमी ग्राम को चला सकता है वो राज्य को चला सकता है। आप बात को मानिए, क्योंकि जो एक गांव सोचता है वही दूसरा गांव थोड़ा सा कैरेक्टर अलग होता है उससे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर बड़ी उपलब्धियों में आप मानेंगे तो जैसे अभी एक बात को मैं देख रहा था वीडियो, हमारे बड़े भाई हैं रामकुमार पाहन जी, पूर्व विधायक हैं। तो मैं सिर्फ पार्टी बोलने से झारखंड राज्य का कल्याण नहीं हो सकता है। आपका जो कौम है, जिसके वजह से आप रिजर्व सीट से आप चुनाव लड़ते हैं, बाकियों को भी सम्मान दीजिए, बाकियों का भी काम करिए, लेकिन अपना जो है उसके साथ भी ईमानदारी के साथ खड़ा होने का प्रयास करें। सिर्फ वोट हार जीत के लिए अपना जो है ये जो आपका सोच को आप मत बदलिए, जमीर को मत खोइए। सिर्फ चुनाव का मैं कभी हार जीत से नहीं डरता हूँ। आप एक गांव अगर चल जाइएगा, अब मैं एक चीज़ है कि मेरा काम है ट्रांसफार्मर लगाना नहीं है, विधायक का नहीं होता है, लेकिन आप पूरे विधानसभा मेरे क्षेत्र में घूम जाइए। अगर 10 ठो अगर गनीमत अगर भाजपा के लोग लगाए होंगे तो लगाए होंगे, क्योंकि 2 सांसद हैं वहाँ पे, प्रदीप वर्मा जी हैं और आपको आदित्य प्रसाद साहू जी हैं, 2 सांसद हैं। लोकसभा के हमारे संजय सेठ जी हैं, जो आज की तारीख में गृह राज्य मंत्री भी हैं। लेकिन अगर 10% ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उन लोगों ने लगाया है। व्यक्तिगत कहीं का ट्रांसफार्मर तो लोग बिजली विभाग नहीं जाते हैं, लोग विधायक आवास को खोजते हैं कि भैया हमारा ट्रांसफार्मर जल गया है।
बात को समझिए। तो इससे आपको मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि लोगों के साथ अगर जुड़ाव नहीं रहता तो लोग मेरे पास क्यों आते। और मैं कोई फीता काटने के लिए नहीं जाता हूं, ये लोग तो फीता काटने भी जाते वो हैं। तो कह रहे हैं कि 165 फीता इधर 1 महीना में आप काट चुके हैं। वो मैंने योजना का काटा है। अब मैंने ये भी पूछा कि भाई दाजू उस पर प्राकृत राशि तो होगी, यदि आपने देखा होगा तो मैंने पूछा कि प्राकृत, नहीं कहीं कोई प्राकृत राशि नहीं है। देवेंद्र जी, इसमें है जो एनआईटी हो जाता है, मतलब जो जिसकी स्वीकृति हो जाती है, वो केवल जो है कि टेंडर डिसीजन नहीं हुए रहता है। टेंडर डिसीजन नहीं हुए रहता है तो आप उसको समझ लीजिए, ठेकेदार कोई भी होगा, कॉन्ट्रैक्टर कोई भी होगा, उससे मुझे क्या मतलब है। विभाग से मैं अप्रूव करवा दिया, रास्ता को क्लियर कर, रोड को मैंने क्लियर करवाया, एनआईटी निकल गया। अब कॉन्ट्रैक्टर के पीछे मैं क्यों भागूंगा। मेरी मानसिकता कॉन्ट्रैक्टर की मानसिकता, मैनेज करने की मानसिकता नहीं है। जिसको भी लो बढ़िया काम होना चाहिए। मैंने शिलान्यास कर दिया। बहुत सारे लोग एग्रीमेंट भी नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग एग्रीमेंट तक नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी जगह काम हो रहा है। तो अब जो है कि अब कभी वो काम करे, कभी आचार संहिता लगा है, एग्रीमेंट हो गया, अब कभी काम कर सकते हैं। कम से कम ये शिलान्यास का जो है आधारशिला रखने का वो झंझट तो मैंने आपका हटा दिया ना। अब कभी काम शुरू कर लीजिए। और ये कोई झूठ सच बोलने वाली बात, ये सब आज के तारीख में वेबसाइट में दिखता है। बात को समझिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपके पास में कंप्यूटर है, आपके पास में मोबाइल है, सर्च करिए ये अमुक रास्ता है, किन्होंने बनवाया है, आपको सारा चीज दिखेगा इसमें। जो अब तो मैं आपको बता दे रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास किए एक प्रसिद्ध गूंगा नाला, गूंगा नाला जो बहुत ऊंचाई पे है, और उस गूंगा नाला को 112 करोड़ रुपया का, 112 करोड़ रुपया देवेंद्र जी कम नहीं होते हैं। जी 112 करोड़ का पुल मैंने सेंक्शन करवाया उस गूंगा नाला के लिए। अब बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं ये तो ठेकेदार नहीं हुआ है। अरे आप वेबसाइट पे जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको शिलान्यास कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया। मैं सिर्फ वहाँ पे भूमि, चूंकि मेरा कार्य था, मैंने किया है, बड़ा योजना था, इसीलिए सीएम साहब का लिस्ट में था और उसको शिलान्यास कर दिया। तो कहने का मतलब है कि जो विपक्ष के लोग हैं वे अधिकारियों पे भी सवाल उठा रहे हैं, उनको भी राजनीति। देखिए भाजपा के लोग तो क्या है कि संवैधानिक संस्थाओं को भी अपना पॉकेट का समझता है ना, और हम लोग को ऐसे नहीं, अधिकारी तय करते हैं। अच्छा एक चीज़, इन 5 वर्षों में चूंकि अब आपका कार्यकाल लगभग समाप्त किए हो रहे, अब तो आचार संहिता लग ही चुका, एक कौन सा ऐसा काम रहा जिसे करवाने से आप चूक गए और जिसका अफसोस आपको रहा, और जो अगला बार यदि चुनाव जीत के आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता में होगा। देखिए मैंने कहा ना, हर क्षेत्र का, जैसे अगर आप मेरे क्षेत्र में आप घूमेंगे तो एक कोना में आप देखेंगे कि बेदिया कम्युनिटी के लोग हैं, बीच में आप जाएंगे तो आप मुंडा कम्युनिटी के लोग हैं, बीच में जाएंगे तो आपको उरांव कम्युनिटी में। मैंने पूरा फाइट किया कि यहाँ का जो लोहरा और लोहार जो है, जो जनजातीय समुदाय के हैं, पूरा मैंने ताकत लगा दिया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार तो उसको मान रही है कि ये आदिवासी समुदाय से है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बिहार के तर्ज पे ओबीसी में गिनती कर रहा है। नहीं, आज के तारीख में जनजातीय समुदाय में से, अगर मैं उरांव कम्युनिटी और मुंडा कम्युनिटी से भी हूँ, तो हमारे अंडर में वो काम करते थे, वो हल फल पजाने के लिए। मतलब उनकी जो जीवन शैली हमसे, हमारे आदिवासियों में भी वहाँ छुआछूत होता था, उनको भी पाइप से बाहर लोग करता था, उसको लाइन से बाहर। अगर वो पानी भरने के लिए अगर कोई दूसरा कम्युनिटी का लोग गया तो लोहरा कम्युनिटी का लोग बाहर मतलब इंतजार करता था। लेकिन भाजपा के लोगों ने इसको आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने दिया। मैं उसकी लड़ाई तो मैं लड़ता रहूँगा, और वे आदिवासी हैं, उसको आदिवासी का हक मैं दिलवा के ही रहूँगा। दूसरी चीज़ है कि जो है, चूँकि 4 प्रकार के हमारे क्षेत्र हैं, अर्ध शहर, अर्ध शहर, शहर और ग्रामीण। क्योंकि राजधानी से अगर देखिएगा तो आप नज़दीक के क्षेत्र में खिजरी विधानसभा है, तो राजधानी में आपका यूनिवर्सिटी है, तो आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकता है, सही बात, वो रूल है, तो आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकता है, तो आपको मजबूरन पढ़ने के लिए रांची ही आना पड़ेगा, क्योंकि रोड का आवागमन का सुविधा है। दूसरा चीज़ है कि जो ग्रामीण क्षेत्र और जो जंगल के जो क्षेत्र है, मेरा एक दिली इच्छा था कि प्रत्येक 5-7 किलोमीटर में एक बच्चियों के लिए स्कूल हो,
+2 तक का स्कूल हर जगह हो। जी जी जी। कई एक को मैंने कराने में सफल भी हुआ, लेकिन कई एक जगह सफल नहीं हुआ। कहीं कहीं करवाया तो वहाँ पे बिल्डिंग, उनको +2 का तो करा दिया, लेकिन बिल्डिंग कहीं कहीं पे कम है। जब हुआ +2 तो बच्चों का भीड़ ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे और सारे वो उन बच्चों के पढ़ने के लिए कमरे की आवश्यकता है, ज़मीन की कमी नहीं है। दूसरा चीज़ है कि हमारा एक सोच था कि हमारे लोग कोई भी इलाज कराने के लिए आपको एक तो दिल्ली जाएंगे, नहीं तो मद्रास, चेन्नई जाएंगे, नहीं तो फिर भिलोर जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। मेरा दिली इच्छा है कि बहुत आसान नहीं है रिम्स की व्यवस्था को सुधार कराना। नहीं वो तो सही, क्योंकि बिहार, बंगाल, झारखंड ओवरलोडेड है। हमारा एक दिल्ली इच्छा है कि प्रत्येक जो CHO जहाँ पे छोटा छोटा अस्पताल जो हम निर्माण कराए हैं, वहाँ पे समुचित व्यवस्था डिलीवरी से लेकर के, जो PHC है हमारा, डिलीवरी से लेकर के तमाम जो है कि जनरल जो बीमारियां हैं उनका इलाज कराना, ये जरूरी है। बाकी तो कॉलेज के लिए बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि पहले कल के तारीख में गाड़ी घोड़ा नहीं था, आज के तारीख में तो हर कुछ है। तो बच्चों को अगर आज के तारीख में अगर आप इस कॉलेज भी खोल दीजिएगा तो वहाँ नहीं जाएंगे लोग, रांची ही पढ़ने के लिए आएंगे। जो खिजड़ी विधानसभा के बच्चे हैं वे बहुत नज़दीक में नहीं आएंगे, वो रांची ही पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आवागमन का सुविधा है। घंटा भर में सवाल है स्कूलिंग सिस्टम को सिर्फ दुरुस्त किया जाए, हेल्थ बिल्कुल स्कूल और हेल्थ इसको दुरुस्त करने का मेरा नहीं। आपके कुछ विधानसभा कुछ हिस्सों में ड्रिंकिंग वाटर का भी समस्या है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, वो जो जल नल योजना है पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ इससे, लेकिन गांव के लोग NOC कैसे दे देते हैं, क्योंकि इतना सारा प्रत्येक गांव में एक एक लग रहा है। तो इसको आप विभाग के अधिकारियों को बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव को बोल सकते हैं, JE को बोल सकते हैं, SDO को बोल सकते हैं, आप जो है SC को बोल सकते हैं, आप सेक्रेटरी को बोल सकते हैं। तो वो भी अपने नीचे के अधिकारियों को, तो मैं भी वही करता हूँ। तो प्रत्येक गांव में देखिए भ्रष्टाचार झारखंड में निश्चित तौर से ये एक मानसिकता हो गया है। हमने तोड़ने का बहुत प्रयास किया है उसको, एकाएक उसको आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि मानसिकता बन गया है। और लोगों का मानसिकता जो यहाँ जो है 18 वर्ष का जो जंग है, उस जंग को हटा पाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। 18 वर्ष जंग का लगा हुआ जंग की बात कर रहे हैं। रामकुमार पाहान जी कह रहे थे कि मैया गोगो सम्मान योजना भाजपा के द्वारा जो शुरू की गई है, आपके जो लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं, वे लोग उस गोगो सम्मान योजना के फार्म को भरने नहीं दे रहे हैं। अच्छा मुझे आप देवेंद्र जी एक चीज़ बताइए, कोई भी योजनाएं होती है चाहे भारत सरकार को या राज्य सरकार को, पूर्व विधायक हैं, अरे कुछ तो आप सोच समझ करके बोला करिए। कोई भी योजना में, भारत सरकार की भी योजना में, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी चिन्ह है कमल का फूल रहेगा, उसमें प्रधानमंत्री जी का फोटो लग सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे आपका ये निशान रहेगा, चुनाव चिन्ह का निशान रहेगा? गोगो दीदी योजना मैंने, मेरे पास में उसका प्रमाण था, वो जो है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का निशान है। दूसरा चीज़ है कि आपने ना उसमें ना बैंक पासबुक आपने मांगा था, वहाँ पे बैंक अकाउंट मांगा था, ना ही आपने वहाँ आधार कार्ड मांगा था। इतना तो आप भी समझते होंगे राजेश कच्छप जी कि कोई भी व्यक्ति या कोई पार्टी किसी से ना तो बैंक अकाउंट मांग सकती है ना आधार कार्ड मांग सकती है, तो फिर कैसे मांगेंगे भाई? नहीं, हम तो मैया सम्मान योजना में भरवा रहे हैं। तो ये तो सरकार की योजना है। तो यही तो, वो तो सरकार की थी ही नहीं ना। वो लोग बताते ना गोगो दीदी योजना को कि क्या झारखंड सरकार की योजना थी या केंद्र सरकार की योजना थी। ये मैया सम्मान योजना जो है ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। देखिए उसी से तो चित होकर के ये लोग दीदी गोगो योजना निकाल रहे, इसलिए तो बरगला रहा है लोगों को। जानते हैं एक बात, एक आरोप जो आ रही है वो यह आ रही है कि मैया सम्मान योजना के लिए जैसे ही हेमंत सरकार की ओर से कैबिनेट में 2500 रुपया पास किया गया हर महीने और दावा किया गया कि ये दिसंबर में मिल जाएगा, उसके पहले नवंबर में चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी गई। क्या ऐसा कुछ खेल हुआ है क्या? देखिए हम लोग तो चुनाव आयोग को अपना पॉकेट का संस्था नहीं समझते, भाजपा के लोग समझते होंगे, CBI ED चुनाव आयोग को अपना दोस्त समझते होंगे। हम लोग तो उसको इस देश का एक अहम हिस्सा, संवैधानिक हिस्सा मानते हैं, जो स्वतंत्र एजेंसी है।
देखिए अगर एक आप ऐसी बात कर रहे हैं और आप ही के घटक दल के हैं, झामो के हम प्रधान महासचिव की बात कर रहे हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य, वो तो बबली बंटी की जोड़ी बता रहे हैं। देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी डायनामिक सीएम हैं, धरातल को समझते हैं, जमीन को समझते हैं, सच और झूठ को जानते हैं। राज्य को, चूंकि राज्य आंदोलन का उपज है, देखिए 3 राज्य का निर्माण हुआ हमारे साथ में, लेकिन बाकी 2 राज्य उनको गिफ्ट में मिला, लेकिन हमारा राज्य आंदोलन का उपज है, बात को समझिए। और चूंकि गुरुजी के बेटे हैं तो वो आंदोलन को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ आंदोलन को। राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी की जोड़ी बेजोड़ है। कल तेजस्वी यादव आ रहे हैं, परसों राहुल गांधी आ रहे हैं, और दावा यह किया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के सामने बैठकर सीटों का शेयरिंग का जो विवाद है समाधान कर लिया जाएगा। तो ये देखिए कोई नहीं जान रहा था देवेंद्र जी कि ये इतना जल्दी चुनाव आए। अभी ये तो नॉमिनेशन, अभी तो सीट शेयरिंग नहीं हुआ, भाजपा ने अपने अंदर तैयारी कर लिया, और लेकिन हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैया सामान योजना की जो पहली किस्त जाने वाली थी, और जेएमएम के कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ठीक उसी किस्त को रुकवाने के लिए कि वो किस्त महिलाओं के खाते में नहीं जाए, इसीलिए किया गया। तो क्या इसमें सच्चाई है? देखिए भाजपा के लोग तभी तो गोगो दीदी योजना को, देखिए 2 विरोधाभास बयान है भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी का। पहले इन लोगों ने, और प्रभारी जो है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी, और आपको साहब और प्रभारी एक है जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इन लोग पहले बोलते थे कि 2100 रुपया हम देंगे हमारी सरकार बनेगी। तो ये लोग बोला, सार्वजनिक मंचों पे बोला गया, लेकिन जब हमने 2500 किया प्रत्येक बहनों के लिए और बेटियों के लिए, जब हमने 2500 रुपया किया, तब बाबूलाल मरांडी जी कहते हैं कि सरकार पैसा कहाँ से लाएगी। तो आप कहाँ से लाते भैया, ये बता दीजिए मुझे। अच्छा, एक लास्ट और अंतिम सवाल, एक चीज़ बताइए कि आपने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया, एक झारखंड में कैश कांड हुआ था, और उस दरमियान आपका नाम भी हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ जोड़ा गया था। खुद रामकुमार पाहन जी ने यहाँ बैठकर आप कहा कि उन पर तो करप्शन के दाग हैं, उस मामले में सच्चाई क्या था? तो रामकुमार पाहन जी से मैं एक चीज़ सवाल करना चाहता हूँ कि मेरा किसके साथ तार जुड़ा हुआ है, रामकुमार पाहन जी बता दें। अच्छा, मेरा किनके साथ तार जुड़ा हुआ है? अगर करप्शन का अगर चार्ज लगा है, देखिए राजनीतिक जीवन में एलिगेशन किसी के ऊपर लग सकता है, लेकिन अगर आप 2 कोर्ट ने मुझे बरी किया, नहीं इसलिए जानना कि हाँ? उस मामले कलकत्ता हाई कोर्ट, रांची हाई कोर्ट, अरे 0 FIR को तो नहीं झारखंड के कोई लोग नहीं जानते थे, ये अजीबोगरीब घटना थी ये। मैं भी, लेकिन ये राजनीतिक जीवन में हर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 0 FIR को मैंने पहली दफ़ा सुना कि ये 0 FIR क्या होता है। चलिए कोई नहीं, अगर जो रामकुमार पाहन जी अगर मुझे करप्ट कह रहे हैं, करप्शन से जुड़े हुए कह रहे हैं, किन के साथ तार जोड़ रहे हैं ये रामकुमार पाहन जी बता दें। दूसरी चीज़ है कि जो मैंने कहा ना कि एलिगेशन किसी के ऊपर में लगता है। देखिए आप भी एक पिता हैं, मान सकता हूँ, आप भी एक भाई हैं, आपका भी ससुराल है, आपके भी नाता रिश्ता है। आप कहाँ से किसी के घर के बहन या ससुराल में शादी हो रहा है, आपके घर में शादी भी है, कोई दुख दर्द हो रहा है, तो देवेंद्र जी ये आपके रिश्तेदार कभी नहीं पूछते हैं कि आप किससे कर्जा लेकर के हमको सामान गिफ्ट कर रहे हैं, हमको मदद कर रहे हैं, या आप अपने कमाई से मदद करें। उनको तो ये उम्मीद रहता है कि देवेंद्र जी के द्वारा हमको कुछ मदद हो जाए। तो विधानसभा भी सेम चीज़ है। मैं जर्सी फुटबॉल कहाँ से लाता हूँ? अगर मुझे गार्जियन बनाया है, घर चला रहा हूँ, मैं कहाँ से लाता हूँ, उनको क्या मतलब है? मैं दाल चावल शादी ब्याह में और मरखी में मैं बांटता हूँ, तो कहाँ से ला रहा हूँ वो क्षेत्र की जनता को क्या मतलब है? लास्ट सवाल, अब मैं तो पहले ही लास्ट बोला था कि राजेश कश्यप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी वापसी होने वाली है? देखिए जो लोगों का जो मिथ्या है, मैं इसलिए रिवाज की बात किया था कि जो मिथ्या बना हुआ है वो जनता तोड़ेगी। मैं अपने से खुद इस बात को नहीं कह रहा हूँ। देखिए इसका आकलन
आप इस अंदाज से लगा सकते हैं कि मेरे विधानसभा खिजरी में अभी तक 12वां बैठक है, 12वां बैठक है आपको शिवराज सिंह चौहान और हेमंतो बिस्वा शर्मा जी का, और आपके विधानसभा, मेरे विधानसभा में सिर्फ। और मुझे आज भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा दक्षिणी छोटा नागपुर को कि अगर फर्स्ट फेज में किया गया तो खिजरी विधानसभा को मतलब क्यों नहीं किया गया फर्स्ट फेज में। इसीलिए इसका कारण है कि पूरे रांची लोकसभा में जब चुनाव हुआ तो खिजरी विधानसभा ऐसे विधानसभा है जो 22,000 वोटों से भाजपा को शिकस्त दी है, मतलब मेरे विधानसभा की जनता ने। और जब 2019 में मैं चुनाव लड़ा तो बाकी 5 सीट तो आपका भाजपा के लोगों के पास, भाजपा और राजसू गठबंधन के पास में है। सिंगल मैं हूँ तो किरकिरी है। आज भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खिजरी विधानसभा को अलग क्यों किया गया। कहने का मतलब क्या है, राजेश कच्छप झारखंडी जनमुद्दों की आवाज़ है, राजेश कच्छप यहाँ के आदिवासियों की आवाज़ है। आज लोग पत्थरगड़ी करता है क्योंकि राजेश कच्छप उसका समर्थन करता है, क्योंकि वो हमारा ये सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक हमारी व्यवस्था है। आज सरना मसना हरगड़ी की बात करता है, आज तमाम लोगों का सुख शांति के लिए लड़ता है। आज भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारी सरकार रहे किसी और की सरकार रहे, स्मार्ट सिटी को मैंने कल भी गलत बोला था और आज भी मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं कभी स्मार्ट सिटी के सामने घुटने टेकने का काम नहीं किया, इसीलिए कि मैं मानता हूँ कि जो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी का जो यूपीए चेयरमैन थी, मनमोहन जी के कार्यकाल में 2013 का जो लारा एक्ट कानून है, उस एक्ट के तहत में मैं मानता हूं कि अगर यहाँ पे एचईसी अगर वहाँ पे कारखाना नहीं चला पा रही है तो कुछ हिस्सा ज़मीन वहाँ के रैयतों को मिलना चाहिए। उसके लिए मैं आज भी लड़ रहा हूँ। तो मैंने शुरू में ही कहा, राजनीति में भी अपना जो ईमान है और अपना जो कौम के प्रति और अपने लोगों के प्रति जो संवेदना है, सिर्फ चुनाव हार जीत के चलते उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और आपके अंदर जो प्राथमिकता आपके मन में जो चलती है, उस प्राथमिकता को वोट के लिए ख़त्म नहीं करना चाहिए। और मेरे पास में जो हमारा जो सोच है, मैं जो सोचता हूँ, जिसको कहा जा सकता है कि प्रायोरिटी, परिवार की प्रायोरिटी क्या होती है, तो उसी प्रकार से मेरा जो सोच है खिजरी विधानसभा के लिए, कोई भी परिस्थितियाँ पैदा हो जाए वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, एक सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया आपको। आप कह रहे थे मुझे, आपने कैश कांड का जिक्र किया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जो पार्टियां होती है, राजनीतिक पार्टियां, हम कांग्रेस में हैं तो क्यों हैं? क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी मुझे पसंद है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ में मेरा समुदाय और मेरे लोग सुरक्षित हैं, मैं समझता हूं, इसीलिए मैं कांग्रेस के साथ। जी। अच्छा, आप अगर कोई पार्टी को अगर छोड़ना चाहता, जैसे अभी गीता कोड़ा जी ने पार्टी छोड़ा, कांग्रेस पार्टी ने, कोई उसका व्यक्तिगत मामला था, उसको तो कोई रोक नहीं पाया। चंपाई सोरेन जी पार्टी छोड़े, उसको तो कोई नहीं रोक पाया। सीता सोरेन जी पार्टी छोड़े, कोई नहीं रोक पाया। तो ये एलिगेशन लगाना कि अगर मैं कहीं जाना चाहूँ तो मुझे कोई रोक पाएगा क्या? लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना, ये मेरी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस आपकी आइडियोलॉजी, कांग्रेस मेरी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस मेरा पैशन है। मैं उसी टाइप का सोचता हूँ। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है मैं उसी को सोचता हूँ और उसी के अनुरूप समाज को बढ़ाना चाहता हूँ। तो इसीलिए राजनीतिक बयानबाजी वहाँ तक ठीक है, व्यक्तिगत बयानबाजी राजनीति में कभी नहीं होना चाहिए। और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, 2.5 साल बनाम 5 साल को अगर आप रोड नाली पुल पुलिया में भी आप क्षेत्र में भ्रमण कर लेंगे तो मैं आपको बता दूं, मेरा रास्ता को नहीं बना दिए हैं पूर्व विधायक जी, गलत बोले, वो नहीं बना दिया, वो 2009 में बना था। अच्छा। 2000 उसको सीसीएल ने गोद लिया था हमारे गांव को, तो सीसीएल ने बनाया था। यहाँ भी वो झूठ बोल के, उसको सीसीएल ने बनाया था। वो अपना वो लोग करते हैं ना, अपना 2% लगा करके सीएसआर का, तो सीएसआर के तहत में उस काम को कराया था, मैं नहीं करवाया था उस काम को। और हाँ, इतना जरूर है कि हेसेल
और सालहन का रोड को मैंने बनवाया, जो मेरा शिलापट लगा हुआ है। ये वेबसाइट में देखने वाली बात है। मैं कह रहा था कि 5 साल बनाम 2.5 साल जो है 19 नहीं होगा, 2.5 साल 25 होगा। ये आप क्षेत्र में भी पूछ सकते हैं, आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं, तमाम जगह इसको जानकारी ले सकते हैं। राजेश कश्यप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समृद्ध भारत के तमाम दर्शकों को और यहाँ के तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से उनको भी आभार, अभिनंदन और जोहार करता हूँ। सभी दर्शकों को पुनः नमस्कार, जोहार।